तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर स्वप्निल सोनी सर वंस अगेन। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग जो है 25 फरवरी को जो हमारा साइंस का पेपर है सीबीएसई वालों का, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो जो 25 का पेपर है उसके लिए जो मैंने आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है वो है हमारे पास में फिजिक्स में क्लास 10th लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आ जाने से बच्चों को डर लगता है। वैसे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट लेकिन फिर भी इसका एक डर हमारे पास में बना हुआ रहता है। अब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ाते हैं और इस तरह से देखते हैं बच्चों को, कोचिंग वगैरह के अंदर भी जो मैं देखता हूँ बच्चों को, वो ये कहते हैं कि सर इस चैप्टर का मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, पावर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। बट स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे टॉपिक हैं सर जो समझ में ही नहीं आते कि एग्जैक्टली कुछ बच्चों को तो ये पता ही नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस। मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीख रहे हैं तो वो क्यों सीख रहे हैं। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीख भी लेते हैं, क्वेश्चन बनाना भी सीख लेते हैं और उनको एक तरीका भी पता लग जाता है कि रिपीटेड फॉर्म में ही आने वाला है क्वेश्चन, तो वो उसको समझने ही नहीं चाहते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में है क्या। तो आज की क्लास में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा और बेसिकली मैं इसके बाद में एक वीडियो और डालूंगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उसको भी देखना ना भूलना। इसके जस्ट एंड टू एंड के बाद ही वो जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। एक साथ इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस जो है लेने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक का नाम है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इसके सिंबल होते हैं हमारे पास में। एक तो इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है n, ठीक है, और एक हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू से। दोनों ही चीजों से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल से आप दोनों जो है सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ईटा भी बोलते हैं कुछ एक फॉर्म के अंदर, ठीक है। n जो है हमारे पास में साइन है, इसको हम लोग ईटा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको न्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। लेकिन न्यू का जो हमारे पास सिंबल है वो ये होता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर हमारे पास में n सिंबल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो आप n सिंबल का ही यूज करें। अदरवाइज जो है हम लोग इसको म्यू भी बोलते हैं। नाउ द थिंग इज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। सबसे पहले ये बात समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिक्स जो है यहाँ पर जो ऑप्टिकल हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज फॉर स्पेशली फॉर लाइट फिनोमेना, लाइट फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्टिकल जो है हमारे पास में वो एक लाइट फॉर्मेशन है। लाइट फॉर्मेशन इन द सेंस कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी इस टॉपिक की बात करेंगे, तो वी कैन ओनली टॉक अबाउट द लाइट फॉर्मेशन आल्सो, कि लाइट जो है वो चलती है, जब ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है, तो वहां पर मीडियम होते हैं। कौन होते हैं? मीडियम। जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास में ये एक ग्लास लैब है। क्या है? ये एक ग्लास लैब, ठीक है। और ग्लास लैब जो है हमारे पास में, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो कौन से फॉर्म में है बेटा हमारे पास में? सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और ये जो हमारे पास में एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये है एयर। क्या है? एयर। तो हमारे पास में जो लाइट है वो एयर वाले मीडियम से ट्रैवल करते हुए हम लोग कहां पर लेके आएंगे? सॉलिड मीडियम के ऊपर। मतलब एयर जो स्टेट है, गैसियस जो स्टेट है पार्टिकल्स की, वहां से हम लाइट को कहां पर फॉल डाउन करवाने वाले हैं बेटा? सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, जिसमें हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं? ग्लास लैब का। तो अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ऐसे बोलता है कि जब मान लो कि रे के फॉर्म में लाइट आई, फॉल डाउन हुई कहां पर? एयर से ट्रैवल करते हुए कहां पर? ग्लास लैब पे। तो ये कुछ हमारे पास में बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? बेंड। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बनाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्या कह रहा हूं मैं? अगर हमारे पास में, मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको मतलब ये जो टॉपिक इसको आप समझने की कोशिश करें, तो वो ये कह रहा है कि जब लाइट ट्रैवल कर रही है कौन से मीडियम में? एयर में, तो एयर जहां पर हमारे पास में स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, क्योंकि देखो अगर अपन गैस की बात करते हैं तो गैसियस जो स्टेट है उसमें पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे के पास नहीं रहते, उनके बीच में क्या होता है? गैप। अगर इस केस में लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो टकराएगी कब?
भाई पार्टिकल्स जो हैं अगर वो एक दूसरे से दूर दूर है तो जब लाइट उसमें से निकलेगी तो टकराने की जो उसकी पॉसिबिलिटी वो भी कम होगी। तो जब लाइट के पार्टिकल्स टकराएंगे कम तो वो बहुत जल्दी क्या करेंगे, मूव करेंगे, फास्टली चलेगी नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा एयर या वैक्यूम दोनों ही केस के अंदर हमारे पास में लाइट की स्पीड हर एक मीडियम से ज्यादा होगी। अगर मैं सॉलिड की बात कर लूं, मैं लिक्विड की बात कर लूं, एज कंपेयर टू मैं प्लास्टिक की बात कर लूं, मैं किसी मेटल सरफेस की बात कर लूं, ठीक है, किसी भी चीज की अगर मैं थिक लिक्विड की बात कर लूं, थिन लिक्विड की बात कर लूं, मैं किसी भी मीडियम की बात कर लूं, अगर मैं उसका कंपैरिजन एयर या वैक्यूम के साथ में करवा रहा हूं, कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है कि सर लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट प्रोपोगेट कर रही है, तो वो कौन से मीडियम में सबसे फास्ट करेगी? तो आंसर होगा आपका एयर एंड वैक्यूम। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट मतलब जिसको आप एयर एंड वैक्यूम बोल रहे हो वो एकमात्र ऐसी स्टेट है जहां पर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है और उस केस में जब वो लाइट प्रोपेगेट करेगी उस मीडियम में तो उसको टकराना कम पड़ेगा एक दूसरे से। जब एक दूसरे से कम टकराना पड़ेगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? तेज। इसको ऐसे समझो, आपके पास में दो रोड है, एक रोड के ऊपर तो स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा बने हुए हैं और एक रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर है ही नहीं, और दोनों जो रोड जो है वो बढ़िया एकदम डामर के आपके लिए नहीं, ये नहीं बनाई है, बट फॉर्मेलिटी क्या है दोनों में, मतलब डिफरेंस क्या है कि एक पे तो ब्रेकर ज्यादा है और एक पे ब्रेकर है ही नहीं। तो जहां पर ब्रेकर ज्यादा है वहां पर हम प्रोपोगेट ट्रैवल तो करेंगे बट लेकिन हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। लेकिन अगर मैं एज कंपेयर टू अगर सेकंड रूट की बात करूं जहां पे ब्रेकर है ही नहीं तो वहां पर मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? फास्ट। तो ठीक उसी तरीके से जब भी लाइट एयर मीडियम के अंदर या वैक्यूम मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो उसके टकराने की संभावनाएं पार्टिकल से बिल्कुल कम हो जाती है और उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर लाइट की जो स्पीड हो क्या हो जाएगी? फास्ट। अब एयर मीडियम में इस केस में लाइट ट्रैवल करते हुए टकराई किससे? ग्लास स्लैब पे, और उसके ऊपर वो प्रोपेगेट करना क्या कर गई? स्टार्ट। अब जैसे ही वो ग्लास मीडियम में आई तो देखो जहां पर स्पेस ज्यादा है पार्टिकल्स में उसको अपन बोलते हैं रेयरर। क्या बोलते हैं बेटा? रेयरर। और जहां पर पार्टिकल्स में गैप कम हो जाता है मतलब वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं? डेंसर। डेंसर का मतलब जहां पार्टिकल्स में घनत्व हो, घनत्व का मतलब जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से की तरफ आ रहे हो, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो एक दूसरे से जुड़ने के लिए, और जैसे जैसे पार्टिकल्स जुड़ते जाएंगे कोई भी सॉलिड जो चीज है वो मजबूत होना क्या हो जाएगी? स्टार्ट। कोई भी मेटल। तो जब लाइट रेयरर से कहां पर आएगी? डेंसर पे, तो जैसे ही वो उसमें एंटर करेगी तो जब तक डेंसर में रहेगी तब तक वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बैंड। ये हमारे पास में नॉर्मल रे है, ठीक है, तो नॉर्मल रे की तरफ वो एक एंगल बनाने लगेगी, ठीक है, और ये जो एंगल है हमारे पास में ये कैसे बनेगा कि जब लाइट बैंड होगी रेयरर से डेंसर की तरफ तो वो बैंड होना किसकी तरफ स्टार्ट हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जैसे ये निकलेगी यहां से तो वापस वही एंगल पकड़ लेगी तो यहां बना रही थी, ठीक है, वो वापस वही एंगल बनाना स्टार्ट कर देगी यहां पर। तो अब यहां पर इसकी दूरी नॉर्मल रे से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले तो इस केस में तो जब ये रेयर से डेंसर में आ रही थी तब तो आपके जो एंगल है वो किसकी तरफ आ गया, मतलब लाइट जो है किसकी तरफ बेंड हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये डेंसर से वापस किस में जाएगी? रेयरर में, ठीक है, इसको स्लैब पे ट्रैवल करने के बाद में निकलेगी, तो जो एंगल इसने यहां बनाया था वही एंगल ये वापस यहां फॉर्म कर देगी। मतलब अब पहले तो जब रेयरर से डेंसर में आ रही थी तो लाइट किसकी तरफ बेंड हो रही थी? नॉर्मल की तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी। अब जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से जो है दूर जाना क्या हो जाएगी? स्टार्ट। क्यों? क्योंकि जब जैसे वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अगेन उसको वो पार्टिकल मिल जाएंगे जिनके बीच में गैप कम है, मतलब गैप थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा गैप के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा। तो ये हमारे पास में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो प्रोपोगेशन के टाइम पे मीडियम की वजह से उसकी स्पीड में क्या होगा? कम ज्यादा होगा। अगर पार्टिकल्स में गैप ज्यादा है तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, अगर पार्टिकल्स में गैप कम है तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेयरर के लिए स्पीड हो जाएगी v1 और जो डेंसर है उसके लिए स्पीड हो जाएगी v2, और यहाँ पर रेयरर मीडियम है तो उसको हम बोल देंगे mu1 या n1 या इसको बोल देंगे n2 और mu2, ठीक है। तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आ जाता है कि अगर n1 अगर n क्या कह रहा हूं मैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। n क्या है सर यहाँ पर? n है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और v क्या है यहाँ पर? स्पीड इन दैट मीडियम, स्पीड एंड इन दैट मीडियम।
मतलब आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर चल रहे हैं वो कौन से मीडियम का है, उसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी है। अब इसको ध्यान से देखो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता हूं, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ाता हूं, मतलब पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास में कर देता हूं जहां मुझे लाइट को ट्रैवल करवाना है, तो वहां पर लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी को कम करता हूं, तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। ये रिलेशन हमारे पास में निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो दो तरीके का होता है। ये तो चलो अभी आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग ये चीजें कर क्यों रहे हैं, बट लेकिन द थिंग इज दैट कि ये भी दो तरीके से। अब दो तरीके से कैसे सर, एक तो है हमारे पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है हमारे पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों को सर पहले पढ़ने से पहले आप वीडियो को बिल्कुल बीच में पॉज कर दीजिएगा। मैं एक बार के लिए साइड में हो जाता हूं, आप इसको जो है पॉज करके इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दो टाइप से जो है हमारे पास में अप्लाई होगा, ठीक है। एक तो हम लोग बात करेंगे इसकी, एक तो हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला होगा हमारे पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड हमारे पास में होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर जहां पर भी हम लोग लाइट को प्रोपोगेट करवा रहे हैं, जिस भी मीडियम में प्रोपोगेट करवा रहे हैं, वहां पर उस जगह पर लाइट की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब फिक्स। जैसे अगर मैं एयर एंड वैक्यूम की बात करूं तो एयर एंड वैक्यूम में दोनों में हम लोग जो है उस वैल्यू को सेम लेते हैं। अब जैसे अगर अपन बात करेंगे सर सेम कैसे, जब साइंटिस्ट लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था तो कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने जो है एयर के अंदर और या वैक्यूम के अंदर जो स्पीड मान ली है किसकी, लाइट की, तो वो मान ली है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि आपको कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है वो। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में कि जो लाइट है, लाइट स्पीड इन एयर और वैक्यूम क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं c से। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो कि कितनी होगी बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मान लो कि आपको फाइंड आउट करनी है ग्लास में, कि सर मुझे तो ग्लास में निकाल के बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ग्लास में मुझे एक फिक्स बता दो, मुझे ग्लास से एयर में या एयर से ग्लास में आने वाला रिलेशन नहीं चाहिए, वो तो अपन पढ़ेंगे किसमें, रिलेटिव में। अभी केवल आपको पता करना है सिंगुलर एक चीज में, कि सर जैसे एयर और वैक्यूम में आपने बता दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सिमिलरली आप हमको ये बता दीजिए कि ग्लास के फॉर्मेशन के अंदर, ग्लास के अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है एक तो वो, और दूसरा उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ग्लास में, कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसके केस में, ग्लास के केस में। तो ग्लास के अंदर हम लोग इसको करना चाह रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे Ng से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू C/Vg। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू C/Vg। अब सर C/Vg क्या है, तो ये तो है हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इन एयर एंड वैक्यूम, और Vg क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। ये चीज समझ में आ गई। यहां पर आप इसको ग्लास की जगह पे जरूरी नहीं कि हमेशा ग्लास के लिए निकालें, प्लास्टिक के लिए भी निकाल सकते हैं, डायमंड के लिए भी निकाल सकते हैं, अदर चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो बस उसका एक हम लोगों ने सिंबल यूज कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम। तो यहां पर ये है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है ये फॉर्मूला आ जाता है, इसको अपन आप x भी लिख सकते हैं, यहां पर x क्या है, मीडियम,
ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं nx इक्वल्स टू c अपॉन vx। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना होता है तो हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कौन है यहाँ पर? c। c का मतलब क्या है हमारे पास में? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। तो आपको ध्यान रखना है एयर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो या तो वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का देगा, ठीक है, और आपसे उसके अंदर उसकी स्पीड पूछ लेगा, जो अभी अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कि स्पीड ऑफ दे दे और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो मैं अभी जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसके अंदर आपके सामने। जैसे लेट अस सपोज, ये प्लीज आप पॉज करके इसको उतार दिया करें, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि आपको उसने क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि क्वेश्चन ले लिया है, उसने आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है इसमें एयर एंड वैक्यूम के अंदर, और आपको उसने मीडियम ग्लास के अंदर दे दिया है, स्पीड जो है वो दे दी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये उसने आपको स्पीड दे दी ग्लास में, और इसकी स्पीड दे दी लाइट की कहां पर? आपके एयर एंड वैक्यूम में। तो अब आपसे वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें किसका? ग्लास का। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको c दे रखा है और vg दे रखा है। सिंपल सा फार्मूला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वो कोई दो स्पीड मीडियम में देता या कोई दो अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता। अभी ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे सामने नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है कि c दे रखा है हमको, और मीडियम इन ग्लास के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो दे रखी है, और हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो Ng इज इक्वल टू C अपॉन क्या लगेगा? Vg। वैल्यू पुट करिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन Vg कितना दे रखा है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा? 3/2 Ng, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1.5। तो ये हमारे पास में आ गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। कि आप ग्लास के अंदर जब भी लाइट को पास करवाएंगे किसी भी मीडियम से, एयर से आ रहा है, प्लास्टिक से आ रहा है, डायमंड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, अगर वो लाइट ग्लास पे आ रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 1.5। और जब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास मीडियम हमेशा क्या रहेगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहां से ये भी प्रूफ होता है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा एयर एंड वैक्यूम में क्या रहेगी? ज्यादा एज कंपेयर टू अदर मीडियम। ओके क्लास, थैंक यू।